हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। आज की हमारी यह क्लास है ईवीएस की, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं यात्रा, जिसकी हम लोग एक क्लास कल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखेगा, क्योंकि ये चैप्टर ईवीएस की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा 2021 और 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का ऑनलाइन, उसमें मैप से संबंधित किसी किसी शिफ्ट में 5 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चैप्टर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने की थी थ्योरी, आज की क्लास में हम करेंगे उससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर, जिनकी संख्या लगभग 30 से 32 क्वेश्चन है। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करिएगा सभी साथियों के पास में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में सड़क निर्माण करने हेतु कोयले के किस प्रमुख रूप को प्रयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सड़क बनाने के लिए कोयले के किस प्रमुख रूप को प्रयोग किया जाता है? आपको पता है, ये जो काला काला आपको दिख रहा है सड़क में, ये क्या है? डामर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? डामर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना हुआ था। सारे के सारे क्वेश्चन हम वही करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं या फिर बनने की प्रबल संभावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में बांस से बर्तन बनाए जाते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार। पहला ऑप्शन लिखा है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन लिखा है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है आपका सिक्किम, चौथा ऑप्शन है आपका असम। तो बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं? आपको ये बताना है। ये देखिए आपके सामने पिक्चर लगी है, जितने भी बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं सब किससे बने हैं? सब बांस के द्वारा बनाए गए हैं। तो सभी लोग आंसर करिए फटाफट। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। जिन लोगों ने मिजोरम किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम में क्या होता है? बांस से बर्तन बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत बार सीटेट पूछ चुका है, तो याद रखिएगा सभी लोग। बांस के बर्तन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे या फिर कहाँ पे बनाए जाते हैं? मिजोरम में बनाए जाते हैं, जो कि पूरे देश में हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, सर्वाधिक शोर व धुआं कहाँ पर होता है? आपको ये बताना है, सर्वाधिक शोर व धुआं कहाँ होता है? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। कारखाने के पास, राजमार्ग के पास, सड़क पर, या फिर भट्ठे के पास? क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग एक बार। इस क्लास को अपने साथियों के पास जरूर शेयर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं सीटेट से संबंधित या फिर पढ़ाई से संबंधित, इसको अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और इसका आंसर कर लीजिए एक बार। सर्वाधिक शोर व धुआं कहाँ पर होता है? सर्वाधिक शोर कहाँ पर होगा और धुआं कहाँ पे होगा? जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा बिजी यातायात होता है। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आपको धुआं और शोर की अधिकता देखने को मिलेगी। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजमार्ग के पास में क्या होता है? शोर भी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा शोर आपको सुनाई देगा और धुआं देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान के बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया? सभी लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार सीटेट के एग्जाम में बन चुका है अब तक। नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान के बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया था? आपको ये बताना है। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। 16 दिसंबर 2006 को यह चित्र जारी किया था नासा ने। ये देखिए आपके सामने लगा है सुनीता विलियम्स, ये देखिए नीचे आ रही है यान से। ये जारी की गई थी 16 दिसंबर 2006 को। सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिनकी ये पिक्चर आपके सामने लगी हुई है, ये कौन है आपको ये बताना है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्म स्ट्रांग, यानी ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है नील आर्म स्ट्रांग की। सभी लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनेगा यहाँ से, और आपको अगर आंसर नहीं पता होगा तो सीधे सीधे आप गलत करके आएंगे। यहाँ पे कुछ सोचना और समझना नहीं होगा। आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन छोड़िए या फिर गलत कर दीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, रेगिस्तानी इलाकों में किस पौधे द्वारा यह पता किया जाता है कि पौधों की सिंचाई कब करनी है? पानी की कमी पर यह पौधा मुरझाने लगते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? रेगिस्तानी इलाके में किस पौधे के द्वारा पता करते हैं कि पौधों की सिंचाई कब करनी है? सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
पहला ऑप्शन लिखा है कैक्टस, दूसरा ऑप्शन लिखा है क्रोटोन, तीसरा ऑप्शन लिखा है नागफनी, चौथा ऑप्शन लिखा है बबूल। ये जो आपके सामने पौधा लगा हुआ है पिक्चर में देखेंगे सभी लोग, ये पौधा है क्रोटोन का। इसी पौधे के माध्यम से किसान लोग अपने खेत में सिंचाई करने का टाइम कब होता है ये सब चीज़ें जान लेते हैं रेगिस्तानी इलाके में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पौधे की सिंचाई कब करनी है, तो ये चीज़ किससे जानता है, ये जानते हैं क्रोटोन का पौधा मुरझाने लगता है तब। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्रोटोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है कफ परेड भारत के किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात या फिर चेन्नई? आंसर करिए सभी लोग एक बार। कफ परेड भारत के किस शहर में स्थित है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कप परेड के बारे में। ये देखिए लिखा हुआ है कप परेड भारत के मुंबई शहर का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक जिला है। क्या है? कप परेड भारत के मुंबई शहर का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक जिला है, यानी यहाँ पर व्यवसाय सबसे ज्यादा होता है जो हमारा ये कप परेड जिला है। आगे देखिए लिखा है यह वाणिज्यिक और कार्यालय उच्च उगता के संग्रह का घर है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो जिला है कप परेड, यहाँ पर वाणिज्यिक और जो कार्यालय हैं इनकी क्या है बहुत ही ज्यादा संख्या आपको देखने को मिलेगी। यह उत्तर में नरीमन पॉइंट से घिरा है जो कप परेड के साथ शहर का बड़ा सीबीडी क्षेत्र बनाता है। ये देखिए आपके सामने जो है यह है कप परेड। कहने का मतलब है ये कहाँ पर है, ये है मुंबई में। और फेमस किस लिए है? ये वाणिज्यिक और कार्यालय के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर वाणिज्य के बड़े बड़े कार्य होते हैं और उनके सबके कार्यालय कहाँ पर हैं, तो कफ परेड में आपको इनके सबके कार्यालय देखने को मिलेंगे जो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो वहाँ पे वाणिज्यिक कार्य होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे इस शहर को, कफ परेड जो जिला है मुंबई का, इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफल यात्रा की दिशा क्या होगी आपको ये बताना है। कोई व्यक्ति है जो कहाँ पर रहता है, जो रहता है गुजरात में, यानी कि गुजरात कहाँ होगा, मैप में जब आप देखेंगे तो उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम दिशा में होता है गुजरात। यहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले कहाँ जाता है, पहले भोपाल जाता है। तो गुजरात के सापेक्ष जब देखेंगे आप उसके बिल्कुल सामने क्या है, भोपाल पड़ेगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में फिर वो हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके बाद में वो आता है आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद। उसके सफल यात्रा की दिशा क्या होगी आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, मैप से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप लोग लिख के रख लीजिए। चाहे आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एग्जाम में जाइएगा, जब देखिएगा कि हम आपको क्या बता रहे थे, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। अभी से आप लोग याद रखिए, मैप को रोज नियमित रूप से एक मैप खरीदिए आप लोग और अपने रूम में टांगिए जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं। और वहाँ पे जितने भी आपके स्टेट हैं सभी को देखा कीजिए, सबकी राजधानी भी याद हो जाएंगी आपको साथ साथ में, और ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले जा रहा है किस दिशा में, पहले जा रहा है पूरब दिशा में। ये देखिए यहाँ पर गुजरात है, यहाँ से जाएगा सामने की तरफ तो ये हो गया पूरब। उसके बाद में किधर जा रहा है, उसके बाद में जा रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे होता है दक्षिण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं मैप के ऊपर। गुजरात से भोपाल जाएगा, उसके बाद जाएगा हैदराबाद। तो चलिए देखते हैं, ये आपके सामने मैप है, ये देखिए गुजरात है, ये देखिए, और इसके सामने ये है भोपाल। तो सबसे पहले वो जा रहा है, किधर जा रहा है, ये देखिए पूरब की दिशा में गया। उसके बाद में कहाँ जाएगा, उसके बाद में जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में नीचे की तरफ आएगा, नीचे क्या है, नीचे है दक्षिण। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले व्यक्ति जाएगा पूरब में, उसके बाद में नीचे की तरफ आएगा दक्षिण में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर कर लिया था ऑप्शन नंबर 4, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले ही आंसर कर लिया था उनका मैप बहुत अच्छा होगा, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिनका मैप अच्छा नहीं है वो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हम लोग जब आपके एग्जाम के डेटे आ जाएंगे उसके बाद में कई सारी क्लासें करने वाले हैं, मैप से संबंधित आपको मैप बिल्कुल रट जाएगा, आपके दिमाग में बस जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 110 मीटर के। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, आपको ये निकालना था। सभी लोग बताइए, निकाल के कॉपी और पेन लीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिर्फ आपको गुणा करनी है। अगर गुणा करनी आती होगी तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा निकल के। गुणा किस प्रकार से आपको करनी है, आपको ऊपर लिखना है 110, क्या लिखना है आपको, गुणा करनी थी 110 की। 110 गुणे कितना है 15,
तो आपको ये गुणा करनी थी। अगर आप लोग गुणा करना जानते हैं तो आपका क्वेश्चन फटाफट ये लग जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 एकन्नम 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 एकन्नम 5। ठीक है, उसके बाद में आपको करनी है 1 की गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। निकल के कितना आएगा, 0 के नीचे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, उसके बाद में आएगा 5 और 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1100 मीटर होगा नहीं, 1500 होगा नहीं, 1165 भी नहीं होगा, कितना आ रहा है 165 आ रहा है आपका निकल के, यानी 1650 मीटर आपका निकल आ रहा है। जब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और यहाँ पे कितने मीटर आ रहे हैं, यहाँ पे 1650 जो है आपके मीटर निकल के आ रहे थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग कीजिए फटाफट, सही आंसर क्या है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का या फिर भारत का। आपके सामने देखिए कितना सुंदर और विशाल माउंट एवरेस्ट का चित्र लगा हुआ है। तो बताइए ये किसका भाग है, तिब्बत का है, नेपाल का है, म्यांमार का है, फिर भारत का भाग है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकारी आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें दी गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। तो माउंट एवरेस्ट वहाँ पे लिखा है कि माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, सागरमाथा जो कि नेपाल में, यानी कि नेपाल का भाग है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। एक टीम जा रही है पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए, एक टीम जा रही है, उसका जो लीडर है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए लिखा है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। मतलब कि पर्वत पर चढ़ने वाली एक टीम है, उसका जो लीडर है उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए या फिर क्या होंगे, आपको ये बताना है। तो देखिए पहला लिखा है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है पूरे ग्रुप के आगे चलना था कि ग्रुप पीछे पीछे चले। तीसरा ऑप्शन लिखा है जो चल ना पाए उनसे रुकने के लिए कहना। या फिर डी है लिखा है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ऑप्शन नंबर 5 लिखा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो आप लोग आंसर करेंगे कि अगर कोई टीम पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए जा रही है तो उसका जो लीडर है उसका कार्य क्या होगा या फिर उसका कर्तव्य इनमें से क्या हो जाएगा। आंसर करिए एक बार सभी लोग, देखते हैं कौन कौन आंसर कर ले रहा है इस क्वेश्चन का सही से। तो ऑप्शन नंबर ए एक बार सभी लोग पढ़ेंगे, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। जब आप लोग जा रहे हैं पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए, जो आपके पास सामान है तो उसको उठाने में मदद करना जो आपका लीडर है उसका कर्तव्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या लिखा है, पूरे ग्रुप के आगे चलना, आपका शेष ग्रुप है वो आपके पीछे चले। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है जो आपका लीडर होता है वो आपके पीछे चलेगा। यानी अगर आपकी 10 लोगों की टीम है और 11वां आपका जो लीडर है, जो शेष आपके 10 लोग हैं वो आगे चलेंगे और जो लीडर है वो पीछे चलेगा, आप लोगों के सबसे पीछे। सी वाला लिखा है जो चल ना पाए उनसे रुकने के लिए कहना। ये भी आपका गलत है। जो चल ना पाए उनसे रुकने के लिए नहीं बोलना है, उनको साथ में लेकर के चलना है, धीरे धीरे चलना है, उनकी हेल्प करनी है। उसके बाद में डी वाला लिखा है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। तो डी वाला सही है। और ई वाला ऑप्शन लिखा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ई वाला भी बिल्कुल सही है। जो लीडर होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम करना, और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये सब कार्य होते हैं लीडर के। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, ए डी और ई। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है, ये मान लीजिए आप लोग चढ़ रहे हैं और ये जो सबसे पीछे चल रहा है ये आपका लीडर चल रहा है। अगर इनमें से किसी को कोई भी दिक्कत होती है, ये जो चढ़ रहे हैं, तो आपका जो लीडर है वो आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको ऊपर तक ले जाने में। तो आपका जो लीडर होता है आपका सपोर्ट करेगा आपका सामान उठाने में, आपको अच्छी जगह रुकने में, और आपकी खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम करेगा। और अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आपको से साथ में लेकर के भी वो चलेगा, आपको छोड़ेगा नहीं बीच में। देखिए आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 है, अल बरूनी कौन था। सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों का बाजारों का अध्ययन करने आया था। दूसरा ऑप्शन लिखा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है आपका वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृत का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है
वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। सभी लोग आंसर करेंगे अल बरूनी कौन था। सबसे पहले देखते हैं कि ये था कौन। लिखा है अल बरूनी, आक्रमणकारी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला वह विदेशी यात्री जिसने भारत में जो देखा उसको लिखा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसने जो जो चीज़ देखी भारत में उसको लिखता गया। कौन? अल बरूनी। क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने जो जो चीज़ें देखी हमारे देश में उसके बारे में लिखा। खास तौर पर जो हमारे यहाँ पर पानी भरने की व्यवस्था थी, कुआं थे, उनके बारे में उसने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में जाएं तो आपका रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक बेचने वाले खाने की सब कौन कौन सी चीज़ें बेचते हुए आपको नजर आएंगे, ये पूछा गया है। सभी लोग आंसर करिए। अहमदाबाद गुजरात में खाने की कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं अगर आप रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने अपनी थ्योरी की क्लास में ये सब चीज़ें की हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। सभी लोग आंसर करिए एक बार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अपनी थ्योरी की क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलने वाले हैं ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। अगर आप अहमदाबाद गुजरात को जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा तो आपको स्टेशन पर पहुंचते ही ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, कोंकण रेल सीधी जोड़ती है। यहाँ पे बेंगलुरु नहीं, यहाँ पे हो जाएगा मैंगलुरु। क्या हो जाएगा? मैंगलुरु। पहला ऑप्शन है मैंगलुरु और मुंबई को, दूसरा ऑप्शन है कोच्चि और गोवा को, तीसरा ऑप्शन है कोलम और कोझिकोड को, चौथा ऑप्शन है अल्पुर और मैंगलोर को। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन भी करते रहिए और आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप आंसर कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? कोंकण रेल सीधी जोड़ती है किसको? मैंगलुरु और मुंबई को। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी या समुद्र तल से डॉट डॉट ऊंचाई पर है। सभी लोग बताइए एक बार। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या समुद्र तल से डॉट डॉट ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है आपको ये बताना है। क्वेश्चन आसान है, सभी लोग इसका आंसर कर ले जाएंगे। 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है लगभग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है इसकी चोटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का या फिर कर्नाटका का। सभी लोग आंसर करिए। ये जो आपके सामने साड़ी दिख रही है ये पोचमपल्ली साड़ी है, इसकी बुनाई पोचमपल्ली में हुई है। फटाफट आंसर करिए सभी लोग। पोचमपल्ली कहाँ पर है, कहाँ का जिला है या फिर कहाँ का गांव है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 1 उनका सबका बिल्कुल सही होगा। पोचमपल्ली कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए या फिर लिखते हुए चलिएगा साथ साथ में। और पिक्चर इसलिए आपके सामने लगी हुई है कि आपको याद हो जाए कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं और किसके लिए कौन सा स्टेट हमारा फेमस है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आश्रित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी में हम लोग टिकट वाला अपना पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बिल्कुल सही बात है, ये सब लिखा होता है टिकट के ऊपर। जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी लिखा होता है। उसके बाद देखिए लिखा है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। क्या ये लिखा होता है या फिर नहीं लिखा होता है, ये चीज़ आप लोग बताएंगे एक बार। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। अगर आप रिजर्वेशन करा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका नाम भी लिख कर आए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट टिकट खरीद रहे हैं प्लेटफार्म पर जाकर के तो आपका नाम और लिंग वहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जाएगा कट यहाँ पर। अगला देखिए ऑप्शन लिखा है ट्रेन का नंबर और नाम। ट्रेन का नाम भी लिखा होगा, ट्रेन का नंबर भी लिखा रहता है। वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन आपको पकड़नी है और आपको कहाँ तक जाना है, तो ये चीज़ भी ट्रेन टिकट पर लिखी हुई होती है। ई वाला देखिए लिखा है अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। आप
कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं और आपकी ट्रेन कब तक आपको पहुँचाएगी। तो ये चीज़ वहाँ पर लिखी होती है, लेकिन कभी-कभी लेट हो जाती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन लिखा होता है यानी कि मेंशन किया गया होता है पहले से। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, ए, बी, डी और ई इसका सही है। जबकि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी, डी और ई ये सभी सही थे इस क्वेश्चन के। देखिए टिकट में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक टिकट लगा है, यहाँ पे देखिए आपका पीएनआर नंबर है, यहाँ पे ट्रेन नंबर है, यहाँ पे जो है कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाएगी वो लिखा हुआ है सब। ये देखिए उसका नाम है गीतांजलि एक्सप्रेस, वो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कोच नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रिजर्वेशन का है, यहाँ पे नाम भी लिखा गया था। डायरेक्ट आप प्लेटफार्म से खरीदते तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलता ये सब। ये जो लिखा हुआ है सेक्स के बारे में कि मेल है या फिर फीमेल है, तो ये सब चीज़ें जब आप डायरेक्ट खरीदेंगे तो लिखा हुआ नहीं मिलता है। जब आप रिजर्वेशन कराएंगे तभी आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर ओक हो जाएगा रेगिस्तानी ओक, क्या हो जाएगा, ओक। सभी लोग बताइए रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन क्या हो जाएगा। लिखा है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा ऑप्शन है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। चौथा ऑप्शन है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थायी लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो सही आंसर कौन कौन से हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग पढ़िए आराम से और आंसर कर दीजिए। राजस्थानी ओक जो है सीटेट के लिए फेवरेट क्वेश्चन बनाता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसकी जड़ें देखिए, ये जो पेड़ आपके सामने है क्या लटक रही हैं टहनियों से, नहीं लटक रही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर देखते ही काट दीजिए। ये जो पेड़ है ये राजस्थानी ओक का ही हमने लगा रखा है। उसके बाद में देखिए लिखा है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल सही है, ए वाला भी सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और डी वाला भी सही है। तो जहाँ पर ए सी डी होगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इस 18 के लिए। तो आपका ए सी डी देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है ए सी डी। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक ये जो पेड़ है इसकी विशेषता क्या होती है। पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरी बात यह है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती रहती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। कई बार यहाँ पे ये लिखा होता है कि रेगिस्तानी ओक की जड़ें उस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना जमीन के अंदर तक जाती हैं, उसके बाद में उनको पानी मिल पाता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाका है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी वाला लिखा है अबू धाबी की मुद्रा रुपये को दीनार कहते हैं। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यह रेगिस्तानी इलाका है, ये तो सभी को पता होगा। अबू धाबी कैसा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है इसीलिए महंगा होता है। उसके बाद है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल सही बात है। थ्योरी की क्लास में हम लोग कर चुके हैं। यहाँ की मुद्रा दिनार नहीं है, क्या है, दिरहम है। चलिए एक पिक्चर भी आपको दिखाते हैं मुद्रा के बारे में संबंधित है। ये देखिए लिखा है 50 दिरहम्स, यानी यहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ये देखिए लिखा है यूनाइटेड अरब अमीरात। कहने का मतलब ये है कि जो अबू धाबी है यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है दिरहम, दिनार नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टेटमेंट से, मतलब कि 3 से 4 जहाँ पे ऑप्शन होते हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। पॉजिटिव क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ें इसके बारे में पता चल गई। पहली बात आपको पता चली अबू धाबी के बारे में कि यह रेगिस्तानी इलाका होता है, यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा होता है, और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। ये आंसर आप जब दे पाओगे एग्जाम हॉल में बैठ के, जब आपके दिमाग में मैप बन चुका होगा। तो आप लोग एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या गुजरात की सीमा लगती है समुद्र से, सोचिए एक बार। गोवा की लगती होगी, नहीं लगती है। महाराष्ट्र की लगती नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र इनकी सीमा लगती है अरब सागर से। किससे लगती है, अरब सागर से। जबकि राजस्थान की सीमा किसी के साथ भी नहीं लगती है। तो चलिए मैप में देखते हैं इसको। ये देखिए आपका है गुजरात,
ये है आपका महाराष्ट्र और ये है आपका गोवा। तो इनकी सीमा कहाँ लग रही है? ये आपका है अरब सागर, इसके साथ में लग रही है। यहाँ पे देखिए राजस्थान है, इसकी सीमा नहीं लग रही है किसी भी समुद्र के साथ में। कहने का मतलब है कि जो आपका आंसर नंबर 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री सीमा नहीं लग रही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो सीमा है वो किसी भी समुद्र के साथ में नहीं लगती है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा। बाकी गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की सीमा अरब सागर से लगती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बनते हैं इस प्रकार से हैं मैप से संबंधित। इधर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? चांद की सतह पर अगर आप जाओगे तो इनमें से ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो सबसे अच्छा वर्णन करती हैं चांद की सतह के बारे में? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चांद से संबंधित अगर लेसन दिया गया है तो क्वेश्चन भी बन सकता है। सभी लोग बताइए क्या सही हो जाएगा? पानी नहीं है वहाँ पर, पर्याप्त हवा नहीं है, ऊंचे पहाड़ हैं, या फिर पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह है। सभी लोग बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? चांद की सतह पर क्या है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, और क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ेंगे। अल बरूनी किस देश से आया, उसका नाम क्या है? अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं अल बरूनी के बारे में, और आपको बता चुके हैं कि यह कहाँ से आया था। यह आया था उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने कर लिया है तो उनके दिमाग में ये चीज़ बस चुकी है कि अल बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। इसने हमारे देश में जो देखा उसको लिखता चला गया। उसकी पुस्तक पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है? अल बरूनी की जो पुस्तक है उसको पढ़ने से हमारे देश के इतिहास के बारे में हमको जानकारियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न को सावधानी से देखिए, ये जो नीचे चित्र बना हुआ है इसको सावधानी से देखिए और बताइए उपर्युक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या है? ये जो चित्र बना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। मुख्य सड़क है, सरकारी पुलिया है, रेलवे फाटक है, या फिर खराब सड़क है? जब भी आप किसी रेलवे फाटक के पास से निकलते होंगे तो आपको ये सिंबल बहुत बार देखने को मिल जाएगा, यानी कि हर बार ही देखने को मिलता होगा। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये रेल फाटक का सिंबल है, इसीलिए आपको ये हर बार देखने को मिल जाएगा जब भी आप रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजरेंगे जहाँ पे फाटक लगा होता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो चित्र बना हुआ है ये किसका चित्र है? ये रेलवे फाटक का चित्र बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमांक स्थित हैं दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम में, या फिर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में? सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, यानी कि दिल्ली कहाँ पर है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कहाँ पर है, फिर वहां से आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये सब कहाँ पर स्थित है दिल्ली के सापेक्ष, आपको ये बताना था। सभी लोग आंसर करिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनको पता है उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो लोग एक बार देखिए यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका दिल्ली है, ऊपर की तरफ है आपका हिमाचल प्रदेश, आप लोगों ने देखा भी होगा मैप में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, ये है ऊपर। उसके बाद में आपको कहाँ पे आना है? उसके बाद में मध्य प्रदेश कहाँ? वो है दिल्ली के जस्ट नीचे। तो इस प्रकार से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भोपाल, यहाँ पे है शिमला। अब दिल्ली के सापेक्ष सबसे पहले आपको जाना था ऊपर, तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, उत्तर और दक्षिण। क्यों हो जाएगा? अगर आप दिल्ली में खड़े हैं तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना था? सबसे पहले जाना था शिमला, और शिमला कहाँ है? दिल्ली के जस्ट ऊपर है। उसके बाद में आप कहाँ पर आ गए? उसके बाद में आपको जस्ट नीचे आना पड़ा, भोपाल। तो आप सबसे पहले उत्तर गए, फिर आए दक्षिण में। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। चलिए मैप में भी एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग हैं क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये है आपके सामने मैप। क्या है? मैप है। इसमें आप लोग बारीकी से देखिए, ये है दिल्ली, ठीक है। और ये देखिए दिल्ली के ऊपर है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। और जस्ट नीचे आपका मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। तो सबसे पहले आप जाएंगे ऊपर की तरफ जो है उत्तर, उत्तर से जस्ट नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमने 1 किया था, उत्तर और दक्षिण, वही सही था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मैप आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, या फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैप से संबंधित बहुत सी क्लासें हम लोग करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन रटवा देंगे।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। सभी लोग ऑप्शन पढ़िए और सही आंसर कर लीजिए। लिखा है, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी जो है वह 8,900 मीटर है। चौथा ऑप्शन लिखा है, नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर लगभग इस समय है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, आपके पिछले एग्जाम में बन चुका है 2021 और 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का। केरल के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा गया था। बहुत लोगों ने गलत ही कर दिया था इसका सही आंसर, बहुत ही कम बच्चे दे पाए थे। तो आप देखते हैं दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या केरल के पास में कर्नाटक और महाराष्ट्र है? क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है? कर्नाटक और तमिलनाडु है? या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है? केरल के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं मैप में। अगर आपको मैप पता है तो आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं केरल के निकटवर्ती राज्य। यह है आपका केरला, ये देखिए जिसको हमने गोले में कर दिया, ये केरल है। इसके पास में है तमिलनाडु और कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं पर क्या कर्नाटक और तमिलनाडु? बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पहले ही कर लिया था, सबका मैप जो है बहुत अच्छी तरीके से आता है या फिर उनको समझ में आ चुका होगा। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग क्लास लेते रहिए धीरे धीरे ईवीएस की, आपके समझ में आने लग जाएगा। अभी हमारी थ्योरी की क्लासें चल रही हैं, आप उनको लीजिए और आपके धीरे धीरे समझ में पूरा आ जाएगा मैप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल की पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, बिहार के लोग या फिर मिजोरम के लोग? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट सभी लोग कर लेंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने कर लिया होगा। कहाँ के लोग पसंद करते हैं? गोवा के लोग पसंद करते हैं नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था? क्वेश्चन यहाँ से आया था, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी हुई मछली मुझे पसंद है। कहने का मतलब है कश्मीर में सरसों के तेल की बनी हुई मछली खाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे लिखा है, एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे या तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली है। डायरेक्ट स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब है नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली कहाँ पे खाई जाती है? गोवा में खाई जाती है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका बना था डायरेक्ट स्टेटमेंट से। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन आपका है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होनी चाहिए। आप लोगों को ये बताना है। कोई व्यक्ति नई दिल्ली में रहता है, वो पहले आएगा भोपाल, उसके बाद में रांची झारखंड जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या हो जाएगी, आप ये बताना था, देखना था। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर लीजिए। पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। दूसरा लिखा दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। चौथा ऑप्शन है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए एक बार इसका। कोई व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है? नई दिल्ली में रह रहा है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं नई दिल्ली के सापेक्ष किसकी? भोपाल की, मध्य प्रदेश की नीचे की तरफ है, यानी दक्षिण की तरफ है। कहने का मतलब हो गया कि दक्षिण वाला ही ऑप्शन सही होगा। पूरब और पश्चिम पहले तो आप काट लीजिए इसका। अब बच गया ऑप्शन नंबर 2 और 3। उसके बाद में लिखा है और फिर वह रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो रांची झारखंड किधर आएगा? इसके पूरब दिशा में आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा और फिर पूरब दिशा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया होगा उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दक्षिण और फिर पूरब दिशा। तो चलिए देखते हैं मैप में इसको। अब ये देखिए आपके सामने मैप बना हुआ है, ये है दिल्ली। दिल्ली से वो पहले आया भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद में कहाँ जाना था उसको? उसके बाद में झारखंड रांची जाना था। तो सबसे पहले वो आया दक्षिण दिशा में, उसके बाद में इधर है आपका पूरब, तो वो गया पूरब दिशा में। तो जो हमने ऑप्शन किया है आपका दक्षिण दिशा और फिर पूरब दिशा में, तो ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से देखिए हमने भी बनाया था, क्योंकि हमें थोड़े बहुत राज्य पता हैं, हमने रटे नहीं है। हम आपको पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे करके सब कुछ याद कर रहे हैं और याद भी हो जाएंगे धीरे धीरे। जो अभी तक राज्य नहीं याद है धीरे धीरे याद हो जाएंगे।
जब हम रोज़ पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो धीरे-धीरे हमारे दिमाग में चीज़ आने लग जाती हैं और फिर हम उसको करने लगते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। पहले दिल्ली से कहाँ पे आया? भोपाल में आया। भोपाल किधर है? दक्षिण दिशा में, यानी नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। उसके बाद में रांची झारखंड गया तो ये है पूरब दिशा में। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी जनसंख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कर लीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, ये सब क्या हैं? भारी जनसंख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा भी है कि कई बार क्या होता है, दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा धुआं फैल जाता है, इतनी ज़्यादा घुटन हो जाती है कि हाई कोर्ट, यानी जो जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली का, उसको आस-पास के राज्यों में जो हमारी फसल होती है उसको जलाने की रोक लगानी पड़ती है। धूल ना उड़े उसके लिए पानी का छिड़काव करवाना पड़ता है। ये सब क्यों होता है और इसके कारण क्या हैं, आपको ये बताना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग सहयोग देना चाहें तो किस प्रकार से दे सकते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है आने जाने सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हमारे आने जाने के लिए दिल्ली सरकार ने बसें चला रखी हैं, मेट्रो चला रखी हैं, रेलवे चला रखी हैं, हमें उनका भी प्रयोग कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे 1 लाख लोग रोज़ अपने ऑफिस जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो वो अपने बाइक लेकर के जाएँ, गाड़ी लेकर के जाएँ। अगर सभी लोग अपनी बाइक लेकर के जाएँगे तो भैया 1 लाख लोग जैसे ही रोड पे उतर के आएँगे तो पूरा शहर जाम हो जाएगा और पर्यावरण प्रदूषण भी फैलने लग जाएगा। तो अगर आप सहयोग करना चाह रहे हैं इसके लिए, तो क्या कर सकते हैं आप, जो सरकारी बसें चलती हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, मेट्रो का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रेलवे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका व्यक्तिगत रूप में सहयोग हो जाएगा वातावरण या फिर पर्यावरण को संरक्षण देने में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारे नोट चाहिए ईवीएस, हिंदी, सामाजिक विज्ञान या फिर सीडीपी के, तो हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। वहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं। आपको पता है कि बिना प्रीवियस ईयर पेपर लगाए आप एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस किस साल में कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी हमारी एनसीईआरटी की जितने भी बुक हैं कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की, और आपको यूट्यूब पर होने वाली जितनी भी क्लासें हैं सबकी पीडीएफ मिलेगी। और आपको नोट्स के लिए भी मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहीं पर आपको हमारे बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं जो कि नए सिलेबस के ऊपर आधारित हैं। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन एग्जाम में उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं सारे के सारे नोट्स, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में नए नए क्वेश्चन बने थे वो सभी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापिका ने छात्रों को चीनी को पानी में घोलने हेतु की क्रियाकलाप कराया। मतलब ये है कि एक शिक्षिका है जिसने छात्रों को चीनी को पानी में घोलने के लिए क्रियाकलाप कराया। इस विधि के दौरान चीनी पानी में जल्दी घुल जाएगी। तो इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से चीनी पानी में जल्दी घुल जाएगी, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है जमाना, दूसरा ऑप्शन है उबालना, तीसरा ऑप्शन है हिलाना, चौथा ऑप्शन है शांत रख देना। कहने का मतलब है कि जब आप चीनी को पानी में डालेंगे तो ऐसा कौन सा माध्यम है इनमें से जिसके माध्यम से चीनी बहुत ही जल्दी गल जाएगी। तो बहुत ही आसान ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आप चीनी को पानी में डाल के उबालेंगे पानी को तो चीनी क्या हो जाएगी, बहुत ही जल्दी गल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, खनिज तेल का प्रयोग होता है प्लास्टिक व पेंट बनाने में, कपड़ा बनाने में खनिज तेल से कपड़ा नहीं बन सकता है, चमड़े का सामान बनाने में चमड़ा भी नहीं बनता है, और क्या नहीं बनता है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक व पेंट बनाने में होता है खनिज तेल का प्रयोग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और क्लास आपको कैसी लगी। हमने पूरी मेहनत की है कि क्लास आपको अच्छी लगे और वही क्वेश्चन लेकर के आएँ जो बार बार आते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी। अच्छी अगर लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।